तो दोस्तों एक बार फिर से देखिए मार्केट में हमको काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो इंडेक्स लेवल पे ही देखिए 200-250 पॉइंट्स की गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है और जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं सभी में आज अच्छी खासी गिरावट है। सभी लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो हम सभी को पता है इसके पीछे मेजर रीज़न है यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है, वो एक सबसे बड़ी समस्या अभी आज के दिन में हमको देखने को मिल रही है और इसका कहीं न कहीं एक रिपल इफ़ेक्ट हमको ओवरऑल अक्रॉस द इकोनॉमीज़ देखने को मिल रहा है और ये हमने डिस्कस भी किया था, एक्सपेक्ट भी किया था। जो परसों का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमने बात करी थी। एक्सपेक्ट किया था कि बाज़ार में भारी गिरावट हो सकती है और भी ज़्यादा बैंक्स यहाँ पर कोलैप्स हो सकते हैं और यहाँ पर एक क्राइसिस की सिचुएशन है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, तो ज़रूर जाके आप देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी डेटा पॉइंट्स और मैक्रोज़ हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर एक और अपडेट आ रही है कि यहाँ पर देखिए गोल्डमैन की तरफ से यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ रहा है कि यूएस में रिसेशन की संभावनाएं अभी 35% हो चुकी है बिकॉज ऑफ बैंकिंग स्ट्रेस। मतलब जो रिसेशन की संभावनाएं थी वो यहाँ पर 35% तक बढ़ चुकी है। तो एक ये भी यहाँ पर समस्या हो रही है, इसकी वजह से मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कहाँ तक और गिर सकते हैं? हो सकता है यहाँ से 5%, 10% मार्केट और गिर जाए। लेकिन जैसे कि मैंने इस वीडियो में बात करी थी, मार्केट का बॉटम हमको नहीं पता है, मार्केट कहाँ बॉटम बनाएगा हमको नहीं पता और मार्केट कब इन सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर देगा। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आ गया इकोनॉमी को लेकर, तो मार्केट कब इन चीज़ों को डिस्काउंट करेगा वो भी हमको नहीं पता। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, मार्केट गिर भी सकता है, कंसोलिडेट भी हो सकता है, भाग भी सकता है। तो इसलिए हमको एज इन्वेस्टर क्या करना है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग करनी है, एक्यूमुलेशन करना है और एसआईपी वे में एक्यूमुलेशन करना है, एग्रेसिव नहीं होना है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर काफ़ी बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले एक फेड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें फेड यहाँ पर डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाई जाए या फिर नहीं, या फिर उसको कट डाउन किया जाए। तो अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो मार्केट उसको डिस्काउंट करेगा और हो सकता है पॉजिटिव रिएक्ट करे। दूसरा, आरबीआई की मीटिंग भी होने वाली है। फेड के मीटिंग के बाद आरबीआई की मीटिंग होगी, एमपीसी मीटिंग होगी। वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारी इकोनॉमी को लेकर आ सकता है। हालांकि शक्तिकांता दास जी ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट इकोनॉमी की रेजिलियंसी को लेकर दे चुके हैं। थर्ड है देखिए अर्निंग सीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है, अप्रैल के सेकेंड वीक से ये सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इसलिए अग्रेसिव नहीं होना है, धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना है। एसआईपी वे में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है। और ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, इनके वैल्यूएशन अभी यहाँ पर कूल डाउन हो चुके हैं और आगे की ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। तो चलिए कौन से स्टॉक्स हैं वो हम देखते हैं। तो पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज़। यहाँ तो देखिए एग्रोकेमिकल सेक्टर की बहुत ही गजब की कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और आगे भी मैनेजमेंट 20% की ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर दे रहा है। जी हाँ, तो उनका कहना है कि देखिए अभी मैक्रोज खराब है, इसलिए हम ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर बहुत ही कॉशियस होकर दे रहे हैं। तो अभी भी वो 20% मेंटेन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त गाइडेंस वो दे रहे हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे देखिए, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, अगेन उसी सपोर्ट पे आ चुका है। तो ये अगर सपोर्ट का ब्रेक डाउन देता है तो और गिर सकता है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले इसको बाय कर सकते हैं। हो सकता है कभी भी हमको फार्मा कंपनी का एक्विजिशन होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि मैनेजमेंट ने अभी लेटेस्ट कॉन कॉल में कहा था कि देखिए फार्मा कंपनीज के वैल्यूएशन अभी यहाँ पर अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जो फार्मा मार्केट है वो अभी डाउन साइकिल पे चल रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत जल्द कोई ना कोई एक्विजिशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्रिएटिव डील इनको मिल सकती है। तो वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ के वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म मीडियन पी की बात की जाए तो उसके आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। सेकंड है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स भी गजब की कंपनी है। अगर इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक आ रहा है और यहाँ हमने पहले भी बात करी थी, एक्सपेक्ट किया था कि ये स्टॉक 4000 से 4100 के लेवल पे आएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि आ चुका है। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग की जा सकती है। हो सकता है ये स्टॉक आपको थोड़ा और गिरता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, मैंने रीजनिंग भी और रैशनल भी दिया था आपको कि इनके मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं, वो गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो 18 to 20% के आसपास रहता है मार्जिन का। तो हो सकता है 1-2 क्वार्टर और प्रेशर रहे और ये स्टॉक आपको थोड़ा और नीचे आता हुआ देखने को मिले। लेकिन करंट लेवल पे इसको बाइंग करना शुरू की जा सकती है, क्योंकि ओलियोकेमिकल नीश एडिटिव स्पेस में ये कंपनी डोमेस्टिक लीडर है और ग्लोबली भी बहुत कम कंपनीज हैं जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स को डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है।
यहाँ से शुरुआत की जा सकती है और हमने बात करी थी लेवल्स, उसी लेवल्स पे अब ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल रहा है। थर्ड की बात की जाए तो ये है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी ऊपरी स्तरों से 30% 31% गिर चुका है। अब इसके पीछे रीज़न भी है। देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी अभी स्लो डाउन होती हुई नज़र आ सकती है, बिकॉज इसका एक तो साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, और कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। अभी देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी एंट्री होने वाली है और वो डीप पॉकेट प्लेयर है, तो वो एक कहाँ वहाँ पर डिसरप्शन कर सकता है। तो ये भी है, कंपटीशन बैंक्स की तरफ से भी लगातार बढ़ रहा है। जो होम लोन और एमएसएमई सेगमेंट है, वहाँ पर जो है बैंक्स लगातार पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक कंपटीशन बैंक्स की तरफ से बढ़ रहा है। इसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी हायर है, ऑब्वियसली एनबीएफसी है तो बैंक्स से ज़्यादा इसकी कॉस्ट ऑफ फंड होती है, तो वहाँ पर भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है इसके लिए। तो वो चीज़ है, हालांकि मार्जिन अभी भी ये मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जब बढ़ी हुई साइकिल होती है ना, देखिए जब इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट काफ़ी हाई होता है तो एनबीएफसी इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव होता है, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाते हैं, बैंक्स का कंपटीशन बढ़ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है एनबीएफसीज़ को। तो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक इन्वायरमेंट है तो बजाज फाइनेंस में प्रेशर है। साथ ही साथ वैल्यूएशन भी इसके जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है और ग्रोथ भी थोड़ी सी अभी स्लो डाउन होती हुई नज़र आई है। एयूएम ग्रोथ अभी अच्छी हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ पर एयूएम ग्रोथ थोड़ी सी भी कमज़ोर होती है तो मार्केट इसको फिर डीरेट कर देगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा अभी प्रेशर यहाँ पर है। कंपटीशन बजाज फाइनेंस में बढ़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यूएशन जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है और प्राइवेट बैंक्स भी 20% ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो एक ज़रूर यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बजाज फाइनेंस में थोड़ा प्रेशर रह सकता है नियर टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इंटैक्ट नज़र आते हैं और ये एक अच्छे बाइंग जोन में मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस आ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली ग्रोथ तो आ ही रही है बजाज फाइनेंस में। आगे देखिए बहुत बड़ा मार्केट है, अंडर पेनिट्रेशन है यहाँ पर। अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर बड़ा बन सकता है। बैंकिंग लाइसेंस जब इसको मिल जाएगा तो एक एडवांटेज होगा इसके पास फिर कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर। तो वो सारी चीज़ें हैं जो बात की मतलब बातें हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो भी हम सोचते हैं उसको गलत साबित किया। तो जब भी ये करेक्ट होता है तब हम बाय करने की इसको सोचते हैं और अभी तो अच्छे खासे करेक्शन पे है तो उसको बाय कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, रीज़न मैंने आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट है इन्फोसिस। अब आईटी सेक्टर में थोड़ा सा मुझे लगता है अर्निंग सीजन का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगेन जो ये सिचुएशन हो रही है, बैंक रन हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईटी एक बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सपोजर हो सकता है उन बैंक्स में। तो ये सारी सिचुएशन है, अर्निंग्स थोड़ी सी अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन में गिरावट हुई, मार्जिन थोड़े से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फिर और गिर सकते हैं स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर इंटैक्ट है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आईटी सेक्टर में बड़ी कंपनी जो है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीआई, ठीक है, यहाँ पर मिड कैप में परसिस्टेंट फॉर फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। छोटी कंपनीज में हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह ये कंपनीज अच्छा करेंगी, लेकिन अभी मेरा फोकस है सिर्फ बड़ी कंपनीज पे, क्योंकि इनके पास स्केल है, बड़े कस्टमर बेस है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और इन्फोसिस की बात की जाए तो वैल्यूएशन भी अभी अच्छे नज़र आते हैं इन्फोसिस के, तो इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। एक अच्छे सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है, तो इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं। वेट करना चाहते हैं अर्निंग्स का तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नौकरी डॉट कॉम। नौकरी डॉट कॉम देखिए काफ़ी गिरावट हो चुकी है, ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरा है। आई थिंक 60% तो ये स्टॉक करेक्ट हो ही चुका है यहाँ पर। अगर मैं प्राइस यहाँ पर लगाना चाहूँ तो देखिए 55% करेक्शन हो चुका है और अच्छे सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूं, इसके नौकरी डॉट कॉम के बाद जो प्लेटफॉर्म है उसकी मोनोपॉली है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है, वो मेजर रीज़न है जोमेटो और पॉलिसी बाजार का गिरना। अब जोमेटो और पॉलिसी बाजार गिर रहे हैं, उसकी वजह से ये भी प्रेशर में है और ऊपर से इंटरनेट कंपनीज भी प्रेशर में हमको देखने को मिली। सिर्फ नौकरी की बात नहीं, हमने इंडिया मार्ट में देखा, हमने दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनीज में देखा, सभी एक तरह से डाउन साइकिल में चल रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्द यहाँ पर सिचुएशन बदल सकती है। ज़ोमैटो यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकता है, पॉलिसी बाज़ार यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट कह रही हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये अगर अच्छा करेंगी तो नौकरी डॉट कॉम पर डायरेक्टली अच्छा करेगा। तो अगर आपको बिजनेस मॉडल पे भरोसा है तो मेरे ख्याल से नौकरी डॉट कॉम को बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों एफएल इंडिया में भी गिरावट है, लेकिन जिस प्रकार की कंपनी की अर्निंग्स हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है। देखिए ये एक सपोर्ट था अच्छा खासा,
उसका ब्रेकडाउन हुआ है। हो सकता है स्टॉक गिर जाए और 800 तक भी हमको आता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही प्रेशर है। लेकिन एफएल इंडिया की अर्निंग्स अगर यहाँ पर अच्छी आ गई तो ये स्टॉक फिर से यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा, और एक्सपेक्टेड है अर्निंग्स अच्छी आएंगी, क्योंकि जिस सेक्टर में जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करी वहाँ पर डिमांड इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रांग है। और एफएल इंडिया एक गजब की कंपनी है, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं। तो हर गिरावट में मुझे लगता है एफएल इंडिया को बाय किया जा सकता है, और वैल्यूएशन भी अभी अट्रैक्टिव होते हुए इसके नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए सोना कॉमस्टार। सोना कॉमस्टार की बात की जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त बैलेंस शीट वाली कंपनी है, और सनराइज सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। और जिस जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है इसकी, लाजवाब ऑर्डर बुक है, यहाँ पर कोई शक नहीं है सोना बीएलडब्ल्यू अच्छा करेगी फ्यूचर में। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा प्राइसी थे, इसलिए हमने इसको मना भी किया था बाय करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यूएशन इसके अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। और यहाँ पर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इंडस्ट्री को हमेशा से सोना कॉमस्टार ने बीट किया है, और आगे भी मैनेजमेंट का यहाँ पर एस्पिरेशन है कि इंडस्ट्री को हमेशा बीट करेंगे, और यहाँ पर मार्जिन्स भी मेंटेन करते हुए नजर आएंगे, और बड़ी ऑर्डर बुक इनकी हो सकती है। और मेजरली जो इनकी ऑर्डर बुक है वो ईवी को यहाँ पर केटर करेगी आगे आने वाले समय में, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो हर गिरावट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थोड़ा महंगा अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से महंगा नहीं है ग्रोथ को देखते हुए, और जिस प्रकार की इसकी आर एन डी कैपेबिलिटीज़ है, इसकी जो एक्सपर्टीज़ है, यहाँ पर सोना कॉमस्टार अच्छा नज़र आता है इस लेवल पे भी। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लीन साइंस, काफ़ी करेक्शन हो चुकी है क्लीन साइंस में, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। गजब के यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी, Q3 में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। और जिस प्रकार क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर केमिकल सेक्टर की कंपनीज अच्छा कर सकती है। तो दीपक नाइट्राइट, क्लीन साइंस हो गया, एसआरएफ हो गया, ये ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छा करती हुई नजर आएगी आगे आने वाले भविष्य में। अब यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे है क्लीन साइंस, तो इसको भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बात करते हैं ग्रीन पैनल की, काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन हुई है देखिए 60% की, और ये हमने बात करी भी है कि इसमें करेक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि सप्लाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एमडीएफ मार्केट में इंपोर्ट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, डंप हो रहा है यहाँ पर एमडीएफ की बात की जाए तो अगेन ये इशू है इसके साथ। और अभी कंपटीशन, डोमेस्टिक कंपटीशन की बात की जाए तो सभी यहाँ पर काफ़ी बड़ी सप्लाई लेके आ रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है इनके मार्जिन्स में, इनकी थोड़ी सी यहाँ पर वॉल्यूम डिक्लाइन होते हुए नज़र आ सकता है, इसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है, और आगे की जो ग्रोथ है एमडीएफ में बात की जाए तो मेरे हिसाब से ग्रीन पैनल काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटी के टर्म्स में मार्केट लीडर है। और इसके अलावा सेंचुरी प्लाई भी अच्छा नज़र आता है, उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस लेवल पे आई थिंक 12 के पी पे स्टॉक है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा नज़र आता है ग्रीन पैनल में। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक बीज। यहाँ तो बैंक बीज, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं करूँगा क्योंकि सारे बैंक करेक्शन पे हैं, तो अगर आप बैंक बीज बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा खासा करेक्शन है इसमें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक, इन्हीं बैंक्स का ज़्यादा एक्सपोजर है। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो वेटेज है वो इन्हीं बैंक्स का है, तो आप बैंक बीज भी बाय कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर बैंक में जाना चाहते हैं तो इनमें से एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, कोटक में आप डेफिनेटली, और फॉर दैट मैटर एस बी आई एंड एक्सिस बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों स्टॉक्स जो आप बाय कर सकते हैं। लंबे समय का नज़रिया रखिएगा। अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल पे आपका कन्विक्शन होना चाहिए, पेशेंस और धैर्य के साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहने वाला है। क्योंकि ये इससे बड़ा क्राइसिस देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा 2008 में आया था। ये 2008 से लेकर 2009, मतलब एक साल ये मार्केट 50% करेक्ट हुआ था, 55% करेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो रैली हुई वो गजब की हुई। तो अगर आप में 1-2 साल 3 साल का भी पेशेंस है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को। जो फियर का माहौल है उसमें आप अगर बेच के चले जाएंगे, फिर हो सकता है मार्केट मौका ना दे खरीदने का, तो धीरे धीरे खरीदते रहिए। बाकी अपनी रिसर्च स्टडी, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है बाइंग कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन होगा तभी हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो डिफरेंट एसेट क्लास में आप देखिए, गोल्ड में आप गोल्ड बीज ले सकते हैं। गोल्ड, अभी गोल्ड ऊपर जा रहा है क्योंकि एज ए हैज अगर बात करें तो गोल्ड लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। आप अगर इक्विटी में है तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। तो अपनी एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक बैलेंस हमारा हमेशा से पोर्टफोलियो रहे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।